हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम सभी लोग वॉइस के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने चर्चा किया था नरेशन के विषय में। तो नरेशन का पूरा लेक्चर हमने खत्म कर दिया। नरेशन का पूरा हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम सभी लोग वॉइस के विषय में चर्चा करेंगे। नरेशन के अंतर्गत हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में हमने चर्चा किया था, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये तमाम सेंटेंसेस के विषय में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना सीखा था। कैसे बदलते हैं वो हमने सारी बातें सीख ली थी। तो बच्चों, आज हम सभी लोग वॉइस के विषय में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि वास्तव में वॉइस होता क्या है और वॉइस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। ये सारी बातें हम पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, अच्छे से नोट करते रहिए और हम शॉर्टकट में बताते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो हम संक्षिप्त रूप में बताते चलेंगे, ऐसा बताएंगे, ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आप लोगों का आसानी से सारा सॉल्व हो जाएगा अगर एक बार आप समझ जाएंगे। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि वास्तव में वॉइस होता क्या है और वॉइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वॉइस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वाच्य भी एक प्रकार का कथन ही होता है, यानी बातों को प्रस्तुत करने का एक तरीका ही होता है वाच्य। यानी जिस प्रकार से नरेशन होता था, एक प्रकार से स्टेटमेंट होता था, एक प्रकार से कथन होता था, उसी प्रकार से वाच्य भी होता है। तो जो वॉइस को हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। अब जैसे हमने बताया था नरेशन में कि नरेशन को यानी कथनों को प्रस्तुत करने का दो तरीका होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक उसी प्रकार से जो वाच्य होता है, वाच्य के अंतर्गत कथनों को प्रस्तुत करने का दो तरीका होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य या कर्तावाच्य भी कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। अब क्या होता है हमने यहाँ परिभाषा नहीं लिखा, बल्कि एग्जांपल देकर के हमने समझाने का प्रयास किया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, हमने लिखा कृत ऑब्लिक कर्तावाच्य। इसका मतलब यह एक ऐसा वाच्य है जिसमें कर्ता पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, हमने लिखा है राम किल्ड रावण और दूसरा लिखा है रावण वाज किल्ड बाय राम। दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें कर्ता पहले लिखा गया है और कर्म बाद में लिखा गया है, और इसमें कर्म पहले लिखा गया है और कर्ता बाद में लिखा गया है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें वाक्य की शुरुआत कर्ता से करते हैं तथा वाक्य का अंत कर्म से करते हैं। और पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में कर्म पहले लिखा जाता है और कर्ता बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता पर जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्म पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट एकदम लास्ट में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो बेटा हम चलते हैं, देखते हैं इसको समझने के और जो छोटे छोटे नियम है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल हमने ये बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, या हम लिख देते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। एक्टिव से पैसिव में बदलना, यहां ऐसे लिख देते हैं। अब कैसे बदलते हैं? सबसे पहले एक्टिव जो सब्जेक्ट होता है, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में तथा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। दूसरा, कौन सी क्रिया का रूप प्रयोग करते हैं? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा जब पैसिव में। तीसरा नंबर, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद प्रीपोजिशन बाई लगता है, याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगेगा? प्रीपोजिशन बाई। अब आ जाते हैं आगे, टेंस में परिवर्तन के नियम हम देखते हैं। जब हम टेंस में परिवर्तन के नियम करते हैं तो कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और कौन सी 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है? कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। पहला कौन बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा कौन बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चौथा कौन बनता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पांचवा कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। छठा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सातवां कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और आठवां कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब जब हम टेंस में परिवर्तन करते हैं तो जो 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो 8 टेंस कुछ इस प्रकार है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलते हैं। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलते हैं। तीसरा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलते हैं। चौथा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। पांचवा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। छठा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को, और फिर क्या बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करते हैं?
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो इज होगा, या तो आर होगा, या तो एम होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो वाज का प्रयोग करते हैं या तो वर का प्रयोग करते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो विल बी का प्रयोग करेंगे या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सहायक क्रिया वही रहती है, इज आर एम ही रहता है, उसके साथ बीइंग जोड़ देते हैं, यानी इज बीइंग, आर बीइंग या फिर आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग करते हैं, यानी वाज वर तो रहेगा, उसी के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीइंग का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस, सॉरी यहां देख लीजिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया या तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं या तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ये गलती से हमने लिख दिया था। जब पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम यहां लिख देते हैं, या तो विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं या तो हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। अब फिर से एक बार बेटा हम एक झलक देख लेते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज आर एम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को विल बी शैल बी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को वाज बीइंग, वर बीइंग, और उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तो बनती नहीं है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज बीन और हैव बीन। जब पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैड बीन, और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो क्या होता है, वॉइस क्या होता है, वॉइस भी एक प्रकार का कथन ही होता है, और इस कथन को हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। और कथनों को प्रस्तुत करने का दो तरीका होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। जब हम वाक्य के प्रारंभ में कर्ता तथा वाक्य के अंत में कर्म का प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जब हम वाक्य के प्रारंभ में कर्म तथा वाक्य के अंत में कर्ता का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से जैसे यहां हमने लिख दिया राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो यहां देखिए सब्जेक्ट पहले लिखा गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए राम ने मारने का काम किया, तो राम क्या हुए, काम करने वाले, तो ये हो गए सब्जेक्ट। और ये काम कौन सा कर रहा है, किल, किल मींस मारना, यानी राम जो हम मारने का काम कर रहे हैं और इसका मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ सब्जेक्ट पहले आया और ऑब्जेक्ट बाद में आया, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट पहले आया, यानी रावण पहले आ गए, उसके बाद क्या आया, राम बाद में आए, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब जब एक्टिव से पैसिव में बदलना हमने जब सीखना शुरू किया तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर 2, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, जब टेंस में परिवर्तन करना सीखते हैं तो टेंस में परिवर्तन के लिए क्या हो जाता है, होता यह है कि कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। जो 4 टेंस नहीं बनते वो भी अभी मैं बता रहा हूं। जो 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है वो निम्न है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बनती नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। पहला कौन सा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो जो 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है वो ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर एम, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज बीइंग वर बीइंग, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बनती नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये आप नोट कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल लेकर के समझते रहेंगे। अच्छा, यहां एक चीज और समझ लेते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं, तो मान लीजिए प्रोनाउन आ जाता है, तो प्रोनाउन में परिवर्तन हम कैसे करते हैं, तो इसका भी मैं एक रूल बता रहा हूं, अभी वो भी समझ लीजिए। नोट कर लिया? तो देखते हैं। मान लीजिए कि प्रोनाउन आया हो, प्रोनाउन आया हो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो कैसे परिवर्तन करेंगे? तो इसके लिए एक देख लीजिए, ये एक्टिव है और ये हो जाएगा पैसिव, पैसिव। और उसके बाद हम देख लेते हैं एक्टिव और फिर लिख देते हैं पैसिव, पैसिव। यहां लिख देते हैं सब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट और फिर लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मान लीजिए कि यहां सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आ जा रहा है या फिर वी आ जा रहा है या फिर यू आ जा रहा है या फिर ही आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, इट आ जा रहा है या फिर दे आ जा रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है। क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। क्या हो जाता है? देम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया हो, क्या आया हो? मी आया हो, तो मी को जब सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो मी का आई हो जाएगा। फिर मान लीजिए अस आया हो, अस अगर आया है, मान लीजिए अस आया है, तो अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यू मान लीजिए आया है, तो यू का यू ही होता है। क्या हो जाएगा? यू का यू ही हो जाएगा। अगर हिम आया है, हिम, तो हिम का क्या हो जाता है? ही हो जाता है। अगर हर आया है, क्या आया है? हर, तो हर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इट मान लीजिए आया है, तो इट का इट ही रहेगा। अगर मान लीजिए देम आया है, देम मान लीजिए आया है, तो देम का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चूंकि यहाँ केस की बात हो रही है, मान लीजिए कोई नॉमिनेटिव केस के रूप में है, तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो नॉमिनेटिव केस से बदल करके ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट के रूप केस के रूप में कोई प्रोनाउन प्रयोग किया गया यानी कर्म के रूप में, तो जब उसे सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो उसका केस भी बदल जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, तो जब पैसिव वॉइस में बनेंगे तो मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। लेकिन
मी अगर आया है तो मी को जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो आई हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू का क्या होगा, यू ही रहेगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हर का क्या होगा, सी हो जाएगा, इट का क्या होगा, इट ही रहेगा, और दम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम क्या करेंगे, प्रोनाउन में जब चेंजिंग करने की बात आएगी, मान लीजिए नाउन है, राम और रावण हमने लिखा, तो नाम में तो कोई बदलाव होगा नहीं, भले हम उसका प्लेस बदल दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें, लेकिन मान लीजिए प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन में के परिवर्तन में समस्या आ जाएगी, क्योंकि कर्ता कारक से कर्म और कर्म कारक से कर्ता कारक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी दशा में प्रोनाउन में जब परिवर्तन करने लगेंगे तो समस्या आएगी। नाउन जब परिवर्तन करना होगा तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब प्रोनाउन में परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो समस्या आने लगेगी। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर चुके? आप एक एक पॉइंट नोट करते रहिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, यहां एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो अफर्मेटिव में ही पैसिव बनेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, भले पैसिव में हम उसे बनाए। इसका मतलब जो सेंटेंस है उसी सेंटेंस में बनेगा। अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में, निगेटिव है तो निगेटिव में, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी पैसिव में बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, he has completed, he has completed the work। तीसरा, they have gone to market। चौथा, मान लीजिए वही हम ले रहे हैं, राम रावण वाला, तो राम किल्ड, पचवा लिख रहे हैं, he is not reading the रामायण। अब ये हमें पैसे में बनाना है, इधर हम लिख दे रहे हैं एक्टिव और इधर लिख दे रहे हैं पैसे। पैसे नंबर 1 नंबर 2 इधर भी कर दे रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5। अब एक एक करके हमको बनाना है। दिया है आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये है सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये लेटर पहले आएगा और अब आई उधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या होगा, ए लेटर, ए लेटर। अब दूसरा नंबर ये पता कर लीजिए कि कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकंड, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यस या यस लगता है, लेकिन आई बी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ केवल मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ही सीट और एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में से यस लगाया जाता है। तो कुल मिला जुला के है क्या, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो ये लेटर है, एक वचन है तो यहाँ इज लग जाएगा, तो ये लेटर इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या होगा, रिटर्न। लेटर इज रिटर्न और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई, और आई का क्या हो जाएगा बेटा, मी हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। तो द वर्क ऑब्जेक्ट है और ही क्या है, सब्जेक्ट। जब ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा और द वर्क पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, द वर्क। अब ये पता कर लीजिए कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया
हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्या लगाते हैं, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। तो एक वचन है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। अब देखिए वैसे द वर्क जो है वो वर्क के साथ हैज बीन ही लगेगा, क्योंकि क्या होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो कार्य को संभवतः गिना नहीं जाता है, उसे तौल माप तो सकते नहीं, तो अनकाउंटेबल में आता है, यहाँ हैज बीन ही लगेगा। तो द वर्क हैज बीन, और क्या होगा, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई, और क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, ही। तीसरा देखते हैं, दे यहां आया तो दे का देम हो जाएगा, मार्केट पहले आएगा तो द मार्केट हो जाएगा, द मार्केट। फिर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में बदलने के लिए हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, तो द मार्केट हैज बीन, और क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई, और दे का क्या हो जाएगा, देम। तीसरा देखते हैं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो रावण पहले आ जाएगा, रावण। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, रावण वाज, और किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड, फिर क्या लगेगा, बाई, और क्या हो जाएगा, राम, रावण वाज किल्ड बाई राम। फिर पांचवा आ जाते हैं, करा ही इज नॉट रीडिंग द रामायण, तो द रामायण ऑब्जेक्ट है और ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो द रामायण पहले हो जाएगा, तो द रामायण। फिर क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में बदलने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाते हैं, आर बीइंग या फिर क्या लगाते हैं, एम बीइंग लगाते हैं, एम बीइंग लगाते हैं। तो अब यहां देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो द मार्केट, द रामायण पहले हो जाएगा, अब रामायण एक वचन है तो इज बीइंग हो जाएगा, द रामायण इज बीइंग, और क्या होगा, रीड, रेड, रेड होता है, लिखा वही जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, हम रीड ही लिखते हैं, रीड, 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 लेकिन पढ़ते क्या, रीड, रेड, रेड, तभी तो पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा, द रामायण इज बीइंग रेड बाई, द रामायण इज नॉट बीइंग होगा क्योंकि निगेटिव है, तो द रामायण इज नॉट बीइंग, और क्या होगा, रेड, और क्या होगा, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ये नोट कर लीजिए, आप लोगों को मैंने रूल भी बताया अच्छी तरह से, ये सारी बातें बताई, आप लोग और एक्सरसाइज करते रहिए, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप लोगों को भली भांति सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर मान लीजिए हमारे पढ़ाने में कहीं भी कोई भी त्रुटियां होंगी, मान लीजिए कुछ दिक्कतें भी हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, और बढ़िया से सारे प्रश्नों का एग्जाम में जाकर के सवाल का जवाब लिख करके आइए, आप अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और ये हमारा जो है, हमने आज आप लोगों को एक्टिव पैसिव पढ़ाया, तो आज हम आप लोगों से यही का करके मतलब अपना लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।